आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में मैं स्वागत करता हूं। अगर आज की हम अगर बात करें न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट डे की या कोर्ट की बात करें तो ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ हमें इशारा करती है। वो है आज हम जो सबसे बड़ा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे इंडिया में और पूरी वर्ल्ड हमें ये देख रही है कि इतनी बड़ी जो हमारी देश है जो कि इतना डाइवर्स है और इतना ज़्यादा कल्चरली डिफरेंस है हमारे बीच में, और तब भी हम एक साथ रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। उसके पीछे कोई तो ऐसा लिंक होगा या कोई तो ऐसा वे होगा जिसके हम एक साथ आज एक स्टेज पे बैठ के अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा संविधान। आज के दिन 1949 को ही 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। रही बात अडॉप्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बने ऑलरेडी मतलब 24 नवंबर 1949 को बन गया था। 24 जनवरी को बन चुका था और उस पर साइन हो गया था। लेकिन रही बात उसके काफ़ी सारे लॉज की या कुछ क्लॉज की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रीएम्बल की, तो वो आज ही के दिन से स्टार्ट और हमने लागू किया था अपने देश में। तो आज का दिन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस हम 2015 से मना रहे हैं, क्योंकि जब हम बात संविधान की करते हैं तो सबसे बड़ा एक नाम निकल के आता है, वो हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है? क्योंकि कहा जाता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर जो किन्होंने छुट्टी नहीं ली होगी या जो सबसे डिसिप्लिन्ड वे में जिन्होंने काम किया होगा और इतना बड़ा बर्डन अपने आप पे लिया जो कि ड्राफ्टिंग का है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन तो हर कोई कर रहा था, लेकिन जो ड्राफ्ट करने का काम था, लास्टली जो उसको कह सकते फ़िल्टर करने का काम, वो हमारे BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया, जो कि हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। तो उनके 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही 2015 से हमने ये डे सेलिब्रेट या कह सकते हैं इसको एज अवेयरनेस कि हमारी आने वाली जितनी भी यंगर जनरेशन्स हैं उनको ये पता चले कि भाई किसी भी देश को जोड़ने का काम एक किस तरीके से करती है और क्या इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, क्या लेगेसी है हमारी। और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उनको देना चाहिए। रही बात हम करें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में राइट किया गया जिसको ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, वो प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा। जैसे हम राय ज़्यादा जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कैलीग्राफी जो रिटन की गई वो प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा के द्वारा की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट रखता है कि उनका नाम भी हम आगे बढ़ाएं और उनको भी अवेयरनेस हो कि भाई लोगों को एटलीस्ट पता चले कि इतना जो हमें कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो किन्हीं एक ह्यूमन के द्वारा और इतनी अच्छी राइटिंग में लिखी गई है कि आप अब जब उसको देखेंगे तो लगे आपको कंप्यूटर के द्वारा लिखी गई है। और उस पर डिज़ाइंस दी गई हैं हमारे काफ़ी सारे जो उस टाइम पे आर्टिस्ट थे उनके द्वारा। तो हर एक चीज़ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकी है वो इतनी ज़्यादा ख़ास है अपने आप में कि पूरे वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द कह सकते हैं सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया। क्योंकि लगातार आज 75वीं वर्षगांठ हमने मना लिया हमारे संविधान की, और हम आने वाले समय में 100वीं मनाएंगे 2047 को। तो उस एज में हम बढ़ते समय यही हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले समय में किस तरीके से हमारे पूरे जो डाइवर्सिटी है या डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें दिमाग में निकल के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सबसे बड़ी बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के, जैसे हम पाकिस्तान का ही कंपैरिजन कर लें तो पाकिस्तान का कंपैरिजन इस प्रकार से होगा कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड हो गए, फिर बनाई गई, फिर फेल्ड हो गए। करीब 3 से 4 बार उस देश के संविधान को मतलब उसका सबसे बड़ी बात तो वो सही तरीके से अपने देश के लोगों से मैच नहीं कर पाया। जो होती है उन लोगों को ये पता भी नहीं रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लॉज या क्या क्लॉजेज़ हैं, और उसके कारण क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हमारी देश की बात करें जो कि पाकिस्तान से करीब कितना मतलब जितना टाइम हम बोले उससे ज़्यादा डाइवर्स
और उससे ज़्यादा हम फ्रीडम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे देश में उससे ज़्यादा ही फ्रीडम बहुत, और फ्रीडम हमेशा एक तरीके से बहुत बड़ा उसका बैकड्रॉप है कि चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। ज़्यादा आज़ादी मिले तो काफ़ी सारे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे देश में फ्रीडम के कारण ही काफ़ी एंटी नेशनल ग्रुप्स अराइज हुई, काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली यहाँ काम कर रही हैं, काफ़ी सारा रिलीजियस बेसिस पे वायलेंस फैलाने का काम कर रही हैं। तो ये होने के बावजूद भी हमारा संविधान इन सब चीज़ों से लड़ के और आज सही तरीके से इनेक्टेड है, पूरी तरीके से रिस्पेक्टेड, और आने वाले समय में और फ्यूचर वे में भी चली गई है। तो ये हमारे देश को खास बनाता है, हमारे देश के संविधान को खास बनाता है। रही बात पूरे वर्ल्ड के वे में हम फीचर्स की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अलग है पूरे वर्ल्ड में, तो ये इसलिए क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी संविधान हैं, हमारा संविधान तो पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार की होती है, एक रिटन एक अनरिटन, जो कि यूएस का है, यूएस का, यूके का है, यूनाइटेड स्टेट्स का या यूनाइटेड किंगडम का। तो ये खासियत बनाती कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। वहाँ काफ़ी सारे ऐसे पुराने लॉज, मैग्ना कार्टा के टाइम से बात करें तो वहाँ काफ़ी सारे ट्रेडिशनल लॉज़ को ही धीरे धीरे संविधान का एक रूप दे दिया गया। लेकिन हमारा जो देश का संविधान है वो 2 साल के लगातार रिगरस डिबेट से बना है, और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लाया गया। कहा जाता है कि संविधान में जो 60 to 50% पूरी जो हमारी अलग अलग कंटेंट है वो उसी समय का उससे ले लिया गया। तो ये इतना ख़ास बनाता है हमें कि हमने ब्रिटिश के काफ़ी सारे लॉज जो हमारे लिए फेवरेबल थे उसको लागू किया, फिर पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और ये पढ़ने का काम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जैसे और बहुत सारे विजनरी लीडर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अलग अलग आईएएस ऑफिसर उस समय के, एम.एन. रॉय का सबसे बड़ा नाम आता है कि उन्होंने ही 1949 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि हमारे देश को जोड़ने का काम एक कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। वहाँ से हमने धीरे धीरे क्रिप्स मिशन की ओर बढ़े, फिर हमें आज़ादी मिली, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूटी, फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हुआ, हमारे देश का अलग हुआ। तो ये पूरा लेगेसी वो 1952 को जाके 26 जनवरी को एंड हुआ, और हमने अपने देश को एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर सा संविधान दिया जो कि हमारे देश को जोड़ने का काम कर रहा है। और हम आशा करेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, जो स्कूल में पढ़ रही है, उनको ये पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसा कि एक केस स्टडी की मैं बात करूँ तो केरला के काफ़ी सारे गांव में वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, यहाँ तक कि उनको प्रेम्बल भी पूरा याद रहता है वर्ड बाय वर्ड। तो ऐसा वहाँ का एक गांव है जिसको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा घोषित किया गया है कि लगभग लोगों को वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे वो अवेयर हैं, और उन्हें वो याद है, उन्हें वो पता है। क्योंकि जब हम देश में हमारी बात करें तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड लोग हैं वो इंगेज्ड हैं इंडस्ट्रियल में या एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें। उसके कारण क्या है कि वो जो लॉज हैं उससे अवेयर नहीं रहते, और उसके कारण सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप होता है वो ये होता है कि जब भी वो जुडिशियरी से उनका आमना सामना होता है, कि जब जस्टिस के लिए वो दौड़ भाग करते हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज फेस करते हैं, और उन्हें उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं लॉयर्स। मतलब लॉयर्स इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं कि उनको एक छोटी सी कोई भी जुर्म के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़े वे में उनके टाइम लेते हैं, फिर मनी, इकोनॉमिकल उनको इशू होता है, फिर मेंटली बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी भारत सरकार यही चाहती है कि संविधान और संविधान के जितने इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं उनको हम और आप जानें, ताकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, ना कि फंडामेंटल राइट्स बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि हमारे संविधान की इज्जत करना, हमारे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, इन सब चीज़ों से अवेयर रहें और इसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वो बुक या कॉपी तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि हमारे
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उनका यही मानना था कि ये जो हम बुक एज अ लेगेसी उनको दे रहे हैं, इसके कारण हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम्स फ्रीडम फाइटर के द्वारा झेला गया या उनके द्वारा बहुत ज़्यादा उनके डेवलपमेंट में या बेसिक नेसेसिटी को जो उनसे दूर रखा गया वो उनको ना झेलना पड़े, और वो जितनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हम आगे बढ़े या हमने अपने लाइफ को जिया वो ना उन्हें मिले, और बल्कि एक ऐसा इन्वामेंट मिले जो कि कोऑपरेटिव हो, जो कि एक इंडिया को एज ए यूनाइटेड कंट्री के तौर पे पूरे वर्ल्ड में दिखाए और हम आगे बढ़ पाएँ। फैक्ट के बेसिस पे हम बात कर लें तो हमारा देश एक फेडरल नेशन है और साथ में यूनिटरी गवर्नमेंट भी हमारी, ये हमें ख़ास बनाता है। और हाँ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दूसरा चीज़ हमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रेम्बल पे ही आप जब देखेंगे तो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, जो कि शुरुआत से हमारे संविधान में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा। तो ये और भी ऐसे बहुत सारे जैसे कि हमारा देश एक ज़्यादातर जो चीज़ें जोर देता है वो फैटर्निटी पे जोर देता है, भाईचारा की भावना बढ़े। तो ये सब चीज़ें बाकी जितने भी संविधान हैं उससे हमारे संविधान को ऊपर रखता है कंपैरिजन में। क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे नेशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो सेकुलर कहीं से नहीं है, वो सीधा या डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक कहें या तो रिलीजियस कहते हैं और कहते हैं कि वी आर अ इस्लामिक कंट्री। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल पाकिस्तान है। तो इन सब चीज़ें से हमें ये इस जनरेशन को हमें ये खासियत होनी चाहिए कि हमें बिना किसी एफ़र्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला, इतना अच्छा संविधान मिला, रूल बुक मिला। रूल बुक उसे कह के हम लिमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, स्पिरिट है वो। जैसे हम कल ही के दिन 2 दिन पहले आर्टिकल एक हम पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयर अ लेटर बट अ स्पिरिट। वो अपने आप में एक सोल है और वो सोल हमें हमेशा आने वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें गाइड करता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लें जो कि हमारा अगला आर्टिकल भी है, वो है कि इंडिया की लगभग 70% जो सिटीज़ हैं वो मतलब कह सकते हैं पॉइजनस एयर से जूझ रही हैं। तो जब भी हम बात करते हैं बैड इन्वायरमेंट की, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट से लॉज निकालता है, फंडामेंटल राइट से कंटेंट निकाल के हमें उससे बचाता है कि भाई जो हमारी आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देती है, प्राइवेसी देती है, वो लॉज सिर्फ लाइफ तक लिमिट है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, लाइफ तभी हम जी पाएंगे सही तरीके से जब हमारे पास एक सही इन्वायरमेंट हो, एक क्लीन एयर इन्वायरमेंट हो, क्लीन वाटर हो। तो इस तरीके की फंडामेंटल राइट से उसको डीपली जाके कंटेंट निकाल के और हमें उसको प्रोवाइड करना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सबसे बड़ा गठन करना कि इन्वायरमेंट को लेके ध्यान रखे। तो ये दिखाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा विजनरी थी या कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। क्योंकि जब हम बात करते हैं आज से 20 साल पहले की जो कहावतें बात करें या 20 साल पहले की जब एजुकेशन की बात करें तो वो आज रिलेवेंट नहीं है किसी भी तरीके से। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम अपने पुराने एजुकेशन पॉलिसी के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। हमारा नया नेसेसिटी अलग हो गया, हमारे जनरेशन का व्यू अलग हो गया। सोचिए कि जब 20-25 साल पुराना एजुकेशन पॉलिसी नहीं काम कर रहा है लेकिन हमारा 80 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल रिलेवेंट और आने वाले समय में रिलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबल नेचर है, उसका रिजिडिटी भी है, लेकिन वो दोनों इतनी अच्छे बैलेंस तरीके से है कि उसको वर्ड्स में, लेटर्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है हम अगर जो बात करें। तो आज के दिन हम ऐसा आशा करेंगे और एक आपस में हम डिबेट भी कर सकते हैं कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले समय में रिलेवेंट रहेगी। क्या आने वाला जनरेशन जो है, जैसे हम एआई की बात करें, जैसे डीप फेक की बात करें हम, तो डीप फेक से कहीं भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवेयर नहीं था। और उस तरीके की लॉज भी हमारे आने वाले समय में हम काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए हैं। आईटी से लॉज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डिजिटल लॉज किए हैं, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेशन है उसमें भी कि किस तरीके से जब डीप फेक से हम बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं कि उनकी चेहरे को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है
और जब हम लॉस की बात करते हैं तो उस तरीके की लॉस भी नहीं है कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि एक आइडियल बातें होती है, एक प्रैग्मेटिक बातें होती हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या बातें हो रही हैं। तो जब प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो वो क्या जो डॉक्यूमेंट जिसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो वाकई में आने वाले जनरेशन में, एआई जनरेशन में, एआई वर्ल्ड में रिलेवेंसी रखेगा जितना पहले रखता था, क्या लिमिटेशंस आएंगी। तो आप किन्हीं का कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट्स में दें, बाकी आप किन्हीं में कोई पॉइंट्स हो या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम एक ऐसा डिस्कशन या डिबेट कर पाएँ जो कि हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक नॉलेजेबल व्यू काम करे। कोई पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? तो फिर हम अपने दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा, जैसे हमने हाल ही में हमने हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया था, नहीं हाल ही में नहीं, काफ़ी साल पहले ही, करीब 1947 के आसपास ही हमारे देश में लास्ट 3 चीताज थे जिनको छत्तीसगढ़ के महाराजा के द्वारा शिकार में मार दिया गया। और उन्होंने बहुत प्राउडली ये कहा कि हमने चीता के जितने भी स्पीसीज़ हैं हमारे इंडिया में, एसिटिक चीता जिसको कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। और इस प्राउड को हम आज भी बियर अप कर रहे हैं, इस कारण कि हमारे देश में चीता की पूरी तरीके से स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन हमने इसे प्रॉब्लम के तौर पे नहीं, इसे चैलेंज के तौर पे लिया। और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने नामीबिया से काफ़ी सारे चीताज़, करीब 12 या 10 के आसपास चीताज़ इंडिया में ट्रांसलोकेट किए। अभी जल्दी ही तो हुआ था ना? हाँ, जल्दी हुआ था। और हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति भी शायद, हाँ, बोत्सवाना उस कंट्री का नाम है, वहाँ से भी काफ़ी सारी चीताज़ आएंगी। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में क्या, आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट है कि हमने जब चीता लाया तो वो चीता एक अफ्रीकन चीता था, अफ्रीकन ब्रीड का। लेकिन हाल ही में इंडिया में जन्मा एक चीता कब्स को जन्म दिया, करीब 5 को। तो ये है तो बहुत छोटी न्यूज़ काफ़ी लोगों को लगेगी, लेकिन ये हमें दिखाती है कि किस तरीके से हम जब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को हम बैलेंस करेंगे हमारे इंडिया में, या 2047 में हम आशा करते हैं कि विश्व गुरु के तौर पे बने, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, तो मैं आपको बात करूं कि हर एक स्पीसीज़ पूरे दुनिया में ह्यूमन के एग्जिस्टेंस और वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखता है। फूड चेन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये जब हम बात करेंगे तो उस चीता का नाम मुखी था, आप लिख लें, आपके क्या पता, क्योंकि जब हम बात करें कि इतने सालों के इतिहास में, करीब 70 साल 80 साल के इतिहास में, हम पहली बार अपने देश के चीता के बच्चों को मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने जब चीता वहाँ से लाया था तो काफ़ी सारे चीतास की डेथ भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट से सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए। और जब हम आज बात करें तो वो आज का दिन ये इसलिए मायने रख गया, और कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक क्लॉज लाते हैं कि ना सिर्फ यहाँ के ह्यूमंस को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बल्कि राइट टू लाइफ हमारे यहाँ की जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। तो उन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो भी हमारे देश में सही से रहें। और उसका सबसे बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है हमारा चीता का ट्रांसलोकेशन सही तरीके से किए हमने, और आज उसका फलस्वरूप हमें 5 कब्स मिले हैं, और वो हेल्दी वे में है। हमें आगे ये देखना है कि उनको किस तरीके से हमें मैनेज करना है और किस तरीके से उनके हेल्थ को ध्यान रखना है। आपके मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो वो जो चीता है उनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सीहोरपुर ज़िले में। तो ये मध्य प्रदेश हमेशा से, जब भी नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है, और कहा जाता है कि वेजिटेशन में इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व इसी स्टेट के नाम पे है। और वो जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। तो उस कुनो नेशनल पार्क का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में एक जीके बन जाएगा आने वाले समय एग्ज़ाम्स को लेके, और काफ़ी सारे जब हम एज अ कॉमन सिटीज़न बात करेंगे तो सक्सेस की जब भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्पीसीज़ का रिहैबिटेशन हुआ या रिवाइव किया हमने, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ेगा।
और हम जैसे इम्पोर्टेंट अभी कुछ देर पहले हमने काफ़ी पहले छोड़ा, वो था एयर पोल्यूशन को लेके। AQI की अभी मतलब लगभग न्यूज़ में जब हम बात करें, न्यूज़पेपर हम खोलेंगे तो मोस्टली जो न्यूज़ हैं या तो वो दिल्ली से रिलेटेड है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो सब दिल्ली। हाँ, डाउन टू अर्थ की बात करें, डाउन टू अर्थ एक ऐसा न्यूज़ है जो कि लगभग न्यूज़ आपको इन्वायरमेंट से सोसाइटी को जोड़ने का काम करते हैं। डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनकी जो मतलब काफ़ी समय से इतनी कोशिश है कि क्लाइमेट चेंज को प्रॉब्लम वाकई में हम एक्सेप्ट करें, लेकिन हमारी ये जनरेशन, हमारी लगभग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बताती है कि हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं कि स्टिल क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पहले के समय में हम जैसा कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो बचपन से ही डिबेट डिस्कशन में क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन वो बस डिबेट डिस्कशन तक इम्पॉर्टेंट था। इसमें एक कविता मुझे याद आती है कि कहाँ रहब बबुआ प्रदूषण फैलाई के, पेड़ काट ले तू उड़ावह धुइयाँ, कहाँ रहब बबुआ प्रदूषण फैलाई के। करीब 10-15 साल पहले हमारे स्कूल में हमारे हिंदी के टीचर्स ने ये कविता हमें सुनाई थी, और उस टाइम से मैंने ये कविता कभी भूल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब जब याद आता हमें लगता था कि कोई बाकी सारे प्रॉब्लम, जैसे भी हमारे देश में अलग अलग चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम है, वोमेन रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉब्लम है, तो ये भी एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इन सभी प्रॉब्लम से सबसे ऊपर है। जब हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो किस तरीके से हम अपने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स के लिए लड़ पाएंगे। सर मैंने एक बार एक लाइन बोली थी, मतलब मिले थे हम लोग, मैं एक लाइन बोलती थी, जब धरती नहीं रहेंगी तो हम धर्म को बचा क्या करेंगे। धरती नहीं रहेगी तो मंदिर पे बात करते हैं, ये बात करते हुए करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने इन्वायरमेंट पे वोट नहीं मांगते हैं कि भैया यहाँ पे अब बिजली नहीं है, मैं बिजली ला के दूंगा। नहीं, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं आपको गैस सिलेंडर फ्री में दूंगा। तो ये है, ये अपने आप में मतलब जैसा कि मैम ने कहा कि अपना में बहुत बड़ा फ़नी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे लीडर्स जो हैं उनके लिए मुद्दा बन गया है क्या? धर्म। मुद्दा बन गया है एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हम मायने रखता है हमारे लिए। वुमेन राइट है, लेकिन जब हम पानी की बात करें, जैसा अमृत राज ने कहा कि पानी, मैं आपको एक डाटा बता दूं कि आज से करीब मैं लगभग 5-6 साल से न्यूज़पेपर से अवेयर हूँ, तो उसमें काफ़ी साल पहले ही आर्टिकल आया था कि पूरे वर्ल्ड की जो आबादी की बात करें तो करीब 60% ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे इंडिया के लैंड में रहती है। और जब हम बात करें पानी की, जो हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर वी हैव, ड्रिंकेबल वाटर, तो मात्र 4% है। तो आप सोचिए कि 4 × 4 हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, 4% पूरे वर्ल्ड के परसेंटेज जो ड्रिंकेबल वाटर है। मतलब मान के चले कि 96% पानी पूरे विश्व में फैला हुआ है पीने योग्य, और उसका मात्र 4% हमारे पास। और पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? अभी तक हमारी नई सेंसस भी नहीं आई, हम ही तो 2011 के सेंसस से ही अभी जोड़ रहे हैं। तो सोचिए कि 20% हमारी पॉपुलेशन हो गई होगी पूरे वर्ल्ड की, और उसके होने के बावजूद हमारे यहाँ पीने का पानी मात्र 4% है, और वो 20 साल पुराना डाटा है। तो 4%, क्या पता हम 3% या 2% पे आ गए होंगे। तो साफ़ पानी, साफ़ मिट्टी, अगर जो हम बात करें कि पंजाब और काफ़ी सारे ऐसे हमारे वेस्टर्न रीजन है जो हाईली फर्टाइल या हाईली ऐसे रीजन कहते हैं जहाँ से बड़े लेवल पे फार्मिंग की जाती है। बड़े लेवल पे नहीं कहें, इंटेंस लेवल पे फार्मिंग की जाती है। कोई उसके तरीके से कोई बैलेंस नहीं है, कोई उनके यहाँ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसका भी हम लिंक एक तरीके से हमारे यहाँ फ्रीडम से जोड़ सकते हैं, एक प्राइड से जोड़ दे सकते हैं। हमारे यहाँ लैंड हमेशा प्राइड से जोड़ा गया है कि अगर जो आपके पास इतने बड़े लेवल पे लैंड है तो आप एक सोसाइटी में बड़ा रिच, हाँ, आप कहा जाएगा कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने लेगेसी को बचाया। आपके पूर्वज एक बहुत अच्छे थे या बहुत बड़े परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो प्राइड के कारण इंटेंस लेवल से जो फार्मिंग की जा रही है पंजाब और हरियाणा के रीजन में, आने वाले समय में उनका सॉइल फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से रिवाइव होते रहता था, जैसे कुछ दिन हमने रोका और वो जो लैंड है उसने अपना फर्टिलिटी रिवाइव किया, लेकिन वो टाइम ही नहीं हम उसे दे पा रहे हैं। एक फसल ख़त्म होती है, दूसरी फसल आ जाती है, दूसरी फसल तीसरी, मतलब पूरे ईयर हमें साइकिल वे में बहुत इंटेंसली फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? वहाँ की जो
ग्राउंड टेबल हमारी वाटर है, कैपेसिटी है, वो रेड अलर्ट पे चली गई है। और वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ इकोसिस्टम जो है, वहाँ के लोग, जैसे वहाँ का जानवर, या वहाँ इंसेक्ट्स की बात करें अलग अलग, हमें तो इंसेक्ट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे अर्थवॉर्म की, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वो भी इस तरीके से वो इकोलॉजी से ख़त्म होते जा रहे हैं कि जो एक आपस में दोनों के बीच में कोऑपरेशन था कि इंसेक्ट्स को हमें अच्छा फूड, हाँ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कहें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रहा है। जैसे अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म को हमने बचपन में पढ़ा भी होगा, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। फर्टिलिटी बढ़ाने में सबसे बड़ा जो हेल्प करता है कोई भी इंसेक्ट्स, वो अर्थवॉर्म करती है। तो अर्थवॉर्म को जीने के लिए भी एक चाहिए, उनके प्रजनन की बात करें, उनका एक पूरा एक बर्थ साइकिल होता है, वो भी उनके, जब वही नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे इकोसिस्टम में। तो ये सब चीज़ें सारा जो धागा है वो इसी तरफ जोड़ती है हमारे कि क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज नहीं रह के क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो गया। कैटास्ट्रॉफी की मैं बात करूँ तो उसका हिंदी मीनिंग आप अगर जो सर्च करेंगे तो विनाश के टाइप में आएगा, कि हम अब इस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं कि आने वाले 2-4 साल में चाहे हम जितना भी कोई पॉलिसी में चेंज कर लें, जितना भी अपने माइंडसेट में बदलाव कर लें, जितना भी ग्राउंड लेवल पे काम कर लें, अर्थ को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, अपने क्लाइमेट को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब अब क्लाइमेट माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि लोग बाढ़ के कारण अपने घर को छोड़ के भाग रहे हैं। दुनिया में करीब 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो क्लाइमेट माइग्रेशन से जूझ रही है। उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, या तो हार्श वेदर के कारण, या तो हार्श लेवल पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रही हैं, ह्यूमन मेड डिज़ास्टर आ रही है। जैसे उत्तराखंड का एक रीज़न था, कोई मठ था, बुला रहे उसका एग्जैक्ट नाम, वहाँ की ज़मीन धंसने लगी है। वहाँ घर लोग बीच से, रात में आप सोए हुए हैं, इमेजिन कीजिए रात में आप सोए हुए हैं, आपका घर बीच से दरार आ गया, बड़ा फट गया, उसमें करीब बहुत बड़े लेवल पे गड्ढा हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी सारे अलग अलग हम बात करें, जैसे उत्तराखंड की बात करें, या हम बात करें धनबाद में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कोल, हमें ये एक्सेजरेशन, सबसे ज़्यादा कोल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है, वही एरिया है। वहाँ करीब 100-200 साल से उनके ज़मीन के नीचे आग जल रही है। वो आग पूरे एरिया को वोल्केनो के टाइप में बना दिया है। वहाँ के लोग को ना सही से पैसा मिल पा रहा है, ना सही से उनको घर मिल पा रहा है, वहाँ के लोग भाग रहे हैं। वहाँ के लोग इमेजिन कीजिए आपने पूरे साल पैसा लगा के घर बनाया और फिर आपको एक दिन अचानक छोड़ के जाना पड़े। उसका कारण आप नहीं है, उसका कारण वहाँ के लोग जो मतलब प्रॉफिट के लिए पीछे इतना भागे कि वो बैलेंस ही इन्वायरमेंट को करना भूल गए। फिर हम एग्जांपल बात करें बिहार का जो क्षेत्र है कोसी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं, वहाँ करीब 100 कितने गाँवों को बहा के लेके चले गए। इमेजिन कीजिए पूरा गाँव का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया। ऐसे काफ़ी सारे गाँव हैं जिनमें एक घर भी नहीं बचा है। उनका ना घर बचा, ना उनका जितने यादें या जितने वो उस जगह पे उनके पूर्वज थे, उनको अब ये पता भी नहीं चल पा रहा कि उनका कौन सा ज़मीन कहाँ था या कौन से एरिया में वो रहते थे। इस सब के जो चीज़ें कारण है वो हमारा क्लाइमेट। इसके कारण ये नहीं है कि हमें फियर करना चाहिए। अगर जो हम डर जाएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। हमें ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हम एक्सेप्ट कर ले कि एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ पूछिए। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे बहुत सारे गांव हैं नदियों में बह गए, ठीक ना। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने वो घर बनाए थे, क्या वो नदी के क्षेत्र में नहीं आते थे? क्या वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या कि किसी नदी के क्षेत्र को छोड़कर अच्छे जगह पे घर बनाए? अगर वो नदी के क्षेत्र में घर बना रहे हैं तो इसमें नदी का क्या कसूर है? वो तो जब भी जलस्तर बढ़ेगा तो वो ऐसा तो होना वो निश्चित था। आपकी बात सही है, लेकिन एक मैनेज होता है अपने आप। हमारे मैनेजमेंट तो अलग है, लेकिन नेचर भी अपने आप में खुद को मैनेज करती है। जैसे हम बात करें कि गंगा की जो धारा है, वो गंगा की धारा धीरे धीरे आने वाले समय में पानी का लेवल उसमें कम रहा है, और कहा जा रहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कलयुग में गंगा वापस चली जाएगी। गंगा वापस तो पानी नहीं जाएगी, लेकिन गंगा की पानी की धाराएँ ख़त्म हो जाएगी। तो इमेजिन कीजिए इसके पीछे कारण क्या? गंगा नदी है। इसके पीछे कारण है
अनमैनेजेबल वे में ग्लेशियर पिघलना। पहले के समय में धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलती थी, एक साइकिल था पूरा, पानी धीरे धीरे नदी में जाती थी और वहाँ से समुद्र और देन फिर प्रिसिपिटेशन और पूरा एक वाटर साइकिल था। और जब हम बात करें कोसी नदी बिहार की, तो वहाँ वो भी एक ग्लेशियर नेपाल से चल के आती है वो नदी। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जब टेम्परेचर पूरे ट्रैप हो गया है, हमारा CO2 इतना बड़े लेवल पर ट्रैप हो गया हमारे एनवायरनमेंट में कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं इंडिया के रीजन में, खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो वो उसका जो पेस ऑफ मेल्टिंग था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया बड़े लेवल पे। तो इसके कारण पानी अचानक से कभी, और दूसरा क्या है, जैसे क्या था कि पहले हम प्रोबेबिलिटी लगा पाते थे कि इस समय में बारिश आएगी, लेकिन अब क्या है कि कोई IMD भी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि जिसके पास इतने बड़े लेवल में टेक्नोलॉजी है, वो भी सही से नहीं कर पा रही है कि भाई इस टाइम पे बारिश होगी या इस टाइम पे ठंड आएगी। अभी मान के चलिए ठंड आ गई थी सितंबर से ही, अचानक से टेम्परेचर दिल्ली का ट्रोल चला गया था 18 डिग्री सेल्सियस एक दिन के अंदर। आज तक के इतिहास में अभी कैसा कभी नहीं हुआ था कि दिल्ली का टेम्परेचर सितंबर में इतना चला गया। तो और कुल्लू मनाली और जैसे काफ़ी सारे कश्मीर के क्षेत्र में बर्फ़ पड़ने लगा, इतना बर्फ़ पड़ा कि वहाँ चादर बन गई। तो इसका कारण ना कहीं से बर्फ़ है, ना कहीं से इन्वायरमेंट है, इसका कारण हम हैं और हमारे किए गए अलग अलग कार्य हैं। तो नदी की बात करें, हाँ आपने सही कहा, नदी अपना बेड फैलाती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें जो एक वाकई में प्रॉब्लम है, इलीगल वे में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना ले रहे हैं रिवर के बेड पे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी गवर्नमेंट ने उस पर बांध नहीं बनाया, उस पर कैनाल नहीं बनाया, जो कि करीब एक बिहार के लिए 50 साल से प्रॉब्लम का काम कर रहा है। वो कभी से भी बिहार के लिए पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना। और उसके कारण हमने मुद्दा क्या बनाया, मुद्दा हमने बनाया कास्ट को बढ़ाना, कि हमारा कास्ट पीछे है, हमारा रिलीजन पीछे है, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें राइट चाहिए। और आज वो उसको सबसे बड़ा चले, सबसे बड़ा माइग्रेशन हो रहा है बिहार के नॉर्थ के एरिया से। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार 2 एरियाज़ में बटी है, नॉर्थ और साउथ। गंगा उसे एकदम आधे वे में बांटती है, और दोनों के कल्चर, दोनों के बात करें कि लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा बदलाव है। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा वहीं से हो रहा है। वहाँ के लोग के पास अपना फसल जो उगाते हैं वो भी नहीं बच पाता बाढ़ के कारण। तो जहाँ नॉर्थ बिहार डेवलप कर रहा है तेज़ी से, साउथ बिहार, वहाँ नॉर्थ बिहार पिछड़ा रह रहा है। उसके पीछे उनकी गलती नहीं थी, उसके पीछे गलती वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और हमारा किया गया कह सकते हैं बैलेंस वे में प्रॉफिट के लिए दौड़ना। इंडस्ट्रीज़ को कोई तरीके से कोई रेगुलेशन नहीं है कि किस तरीके से आप एयर पोल्यूशन इतने ही लेवल पे कर पाएंगे, वो कितने बड़े लेवल पे अपने प्रॉफिट के लिए बस भाग रहे हैं। क्योंकि कैपिटलिज्म में हम जब भी बात करते हैं तो प्रॉफिट ही सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता है। उनके लिए पब्लिक सेकंड प्रायोरिटी रहती है या पब्लिक का डेवलपमेंट सेकंड प्रायोरिटी रहता है। तो हमें लास्टली आज यही कहना चाहेंगे इसे कि आज संविधान दिवस पे हम जितने सारे हमारे आर्टिकल हैं वो जो हमारे लिए फेवरेबल हैं वो उसको तो हम यूज़ करें ही, लेकिन क्लाइमेट प्रोटेक्शन भी हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे भी हम करें। और यहाँ की इकोसिस्टम, बायोलॉजी, इकोलॉजी, उसको बैलेंस करके आगे बढ़े, ताकि जैसे वे में हमें ये वर्ल्ड मिला वो आने वाले जनरेशन को दे पाएँ, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। कल ही आपसे हम इसी राज्य के साथ मिलेंगे। सहयोग समाचार में आपका धन्यवाद आने के लिए।